बीते सप्ताह एक किताब ब्राह्मण द ग्रेट का कवर पेज सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। तब से ही यह किताब लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस किताब के कवर पेज को पिछले 6 दिनों में करीब 50,000 से ज्यादा लोगों द्वारा देखा गया है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नियाज खान द्वारा लिखी गई यह किताब बेहद चर्चा में है। किताब का प्रकाशन जल्द होने वाला है। ब्राह्मणों पर किताब के बहाने नियाज खान चर्चा में आ गए हैं। माना जा रहा है कि चुनावी साल में आईएएस नियाज खान की किताब से राजनीतिक बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है। तो आज वीआईपी राजनीति में हम करेंगे आईएएस अफसर नियाज खान से कुछ सीधे सवाल। तो नियाज साहब, आपका वीआईपी राजनीति में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नियाज साहब, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। मेरा पहला सवाल, कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज होती है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं सोशल मीडिया पर आपके और विवेक रंजन अग्निहोत्री के बीच में, जो कि कश्मीर फाइल के डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों ही हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आपको एक कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण भी हैं, और फिर आप एक किताब ले आते हैं जिसका नाम है ब्राह्मण द ग्रेट। तो क्या आप डरे हुए हैं? देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट जो था वो करीब 2 साल पहले का आइडिया था, या लगभग कह लीजिए कि लिखना तो 1.5 साल पहले शुरू किया। बल्कि 3 साल पुराना दिमाग में तो कुछ था, लेकिन मैंने उसको रोक दिया था। लेकिन 1.5 साल पहले मैं सीरियसली इस पे लग गया था। तो कश्मीर फाइल के पहले ही किताब पर रिसर्च और लिखना शुरू हो गया था, इसलिए डर का और कुछ इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने कही थी या जो भी ट्वीट किया था, सरकार ने मुझसे मांगा था, थोड़ा जवाब मैंने दे दिया था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं राइट टू एक्सप्रेशन का मेरा अधिकार था जो मैंने उसको किया था, इसलिए यह किताब डर के कहाँ आ रही। तो मुझे लगता कोई ऐसा राइटर नहीं है कुछ उसके ऊपर हो किताब लिखने बैठ जाए, ये काल्पनिक प्रश्न है ये। उसके पहले आपने एक ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड, फिर आपने डिलीट किया। डिलीट क्यों किया? आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने ये बात करी थी कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कश्मीर में कर देनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद, और कुछ समय बाद आपने वो ट्वीट हटा दिया था। देखिए, मैंने तो ऐसा किस तरह का ट्वीट, मेरी पोस्टिंग मैंने नहीं मांगी थी। कुछ मीडिया ये पूछ रहा था कि रंजन जी ने फिल्म बनाई ब्राह्मणों के लिए, यदि आपको जम्मू भेज दिया जाए आतंकवादियों से डर नहीं लगेगा, काम करेंगे? तो मैंने कहा नहीं, अगर मुझे अवसर मिलता है जम्मू जाने का तो मुझे खुशी होगी कि मैं ब्राह्मणों के लिए काम कर सकूं, और मुझे आतंकवाद का कोई डर नहीं है। पर यदि मुझे ऐसा हालांकि ये संभव नहीं है, मेरा कैडर मध्य प्रदेश का है, पर यदि मुझे ऐसा अवसर मिलता है तो मुझे खुशी होगी, इसमें था। मैंने कोई ऐसी मांग नहीं की थी। ये किसी मीडिया के प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था कि अगर विवेक रंजन फिल्म बना रहा है और कुछ किया है तो मैं भी ब्राह्मणों के लिए मुझे सेवा का अवसर मिले तो मैं भी करने, मुझे खुशी होगी वहाँ जाने में। यदि आपको ब्राह्मणों के लिए सेवा करनी ही थी तो आपने कश्मीर फाइल्स के बाद ये सवाल क्यों उठाया कि क्या मुसलमान कीड़े मकोड़े हैं, उनके जनसंहार पर भी फिल्म बननी चाहिए? आप उनकी भी बात कर रहे थे, आप ब्राह्मणों की भी बात कर रहे थे, दोनों बातें एक साथ चल रही। देखिए, दोनों चीज़ें विरोधाभास बिल्कुल नहीं। जहाँ जहाँ इंसानियत की बात होती है, ना हिंदू ना मुसलमान, हम सब भारतीय हैं। अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, ईसाई हो, किसी की मौत होती सब पे दुख होना चाहिए। मेरे ट्वीट को देखिए फिर से आप, उसके अंदर मैंने स्पष्ट कहा है कि इन पे फिल्म बनी है तो अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों भी अगर जहाँ जहाँ पे हुआ है तो उन पे फिल्म बनाई जाता है, उनके दुख को भी देख सके। इसलिए कदापि विरोधाभास नहीं है। दोनों के साथ अन्याय हुआ तो दोनों को दिखाना चाहिए था, मेरा तात्पर्य उससे। मियां साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आप एक जनसेवक हैं, आपको धर्म, जाति, इस सब से दूर रहते हुए सिर्फ जनसेवा के कार्य करने चाहिए? देखिए, मैं राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार है, ऊपर से मैं केवल अधिकारी नहीं हूँ, राइटर हूँ। 7 किताबें मेरी आ चुकी। डेफिनेटली जो मेरा सोच है, मेरा माइंड सेट है, वो दूसरे अधिकारियों से भिन्न है, क्योंकि मेरे एक थॉट्स हैं, मेरे अपने विचार भी हैं। कोई चीज़ ऐसी समाज के अंदर होती है तो डेफिनेटली कि कोई भी राइटर हो, संवेदनशील होता है राइटर, तो रिफ्लेक्ट करता है। और ट्विटर एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम लोग अपने विचारों को उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसीलिए दूसरे अधिकारियों या मेरे अंतर ये है कि मैं एक राइटर भी हूँ, संवेदनशील भी हूँ, और विचार एक्सप्रेस करता हूँ। और जो भी मैं करता हूँ, राइट टू एक्सप्रेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया उसी के तहत मैं करता हूँ ये। तो यदि आपको लगता है कि आप सर्विस रूल के खिलाफ नहीं जा रहे, तो विश्वास सारंग ने क्यों कहा कि आपको हद में रहना चाहिए? नरोत्तम जी ने भी कहा कि आप अपनी मर्यादा से बाहर आ रहे हैं। देखिए, मंच पे बैठकर या मीडिया में कुछ कहने से इस तरह कार्रवाई नहीं, कि उसका एक सिविल सेवा आचरण नियम बना होता है, उसके तहत कार्रवाई होती है। मुझे नोटिस भी मिला है, 1 साल करीब होने जा रहा है। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को जाके स्पष्ट भी किया, उनको संतुष्ट भी किया कि जो भी मेरा अधिकार था वो राइट टू एक्सप्रेशन से ही मैंने किया था। और इस तरह की कार्रवाइयाँ मीडिया में या चैनलों के सामने नहीं होती, विधिवत उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस तक मुझे नोटिस मिला, जवाब मैंने दे दिया शासन को।
नियाज साहब, अक्सर ये देखा गया है कि आप किसी ना किसी कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं, है ना? जैसे कि मैं आपको बता दूं पढ़ के कि पहले आपने एक परमिशन मांगी थी कि आप अबू सलेम के साथ रहना चाहते हैं। अबू सलेम एक सजा याफ्ता अपराधी है, सबको पता है। आप क्यों रहना चाहते हैं उसके साथ? देखिए, पहली बात तो जो मैंने एप्लीकेशन जीएडी को दिया था, रहने की कोई बात नहीं थी, उसकी ज़िंदगी पे रिसर्च की बात थी कि मुझे परमिशन मिलता, अब जेल में जाके मिलकर उस पे जानकारी लेना उसके लाइफ की। वो बात दूसरी है, वो पूरे मीडिया के अंदर ये चला गया कि मैं जेल के अंदर उसका सेल शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा प्रावधान भी नहीं है, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। बेसिकली जो मेरा एप्लीकेशन था, आज भी रिकॉर्डेड है, वो लगा है जीएडी मिल जाएगा आपको, उसमें मैंने कहा था मुझे रिसर्च की अबू सलेम पर अनुमति दी जाए, ताकि मैं उससे मिल करके उसकी जो चीज़ें मेरे पास नहीं है वर्तमान लाइफ की, मैं उनसे ले सकूं। लेकिन ओवरऑल ये गलत मैसेज चला गया, इंटरनेशनल, नेशनल क्या इंटरनेशनली चला गया कि मैं जेल में रहना चाहता हूं, तो पूरी तरह से गलत न्यूज़ थी वो। बट आप एक अपराधी पे क्या रिसर्च करना चाहते हैं? देखिए, कोई अपराधी भी हो, उसकी एक लव स्टोरी भी बनती थी मोनिका बेदी की, पूरा देश जानता है, कई सालों तक इस लव स्टोरी पर बात चलती रही। निश्चित रूप से एक छोटा सा, एक 7वीं 8वीं पढ़ा लड़का है, हफ़ी का रहने वाला है, लेकिन जब मैंने उसका बैकग्राउंड देखा, किस प्रकार से एक बहुत ही कम एजुकेटेड व्यक्ति जाकर क्राइम वर्ल्ड में जाता है, और इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाता है, और फिर एक प्रेम कहानी शुरू होती है। तो डेफिनेटली जब ज़िंदगी में कोई आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता, अच्छा हो या बुरा हो, वहाँ से एक कहानी जन्म लेती है। उसमें विलेन भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं। तो अबू सलेम पे लिखने का मतलब नहीं कि मैंने उसको हीरो बनाया है, विधिवत मेरा उद्देश्य था कि आपने गलत काम किया तो उसकी सज़ा आप मिल रही है, देशभक्त हमें रहना चाहिए, और हमने जो गलत काम किया दंड मिलेगा। तो ये कदापि नहीं कि लव डिमांड्स ब्लड, जो उसके जिंदा, ऊपर से वो वर्क ऑफ फिक्शन है, आंशिक। नियाज साहब, मैं ये मान लेता हूँ कि देशभक्त हम हैं, आपकी देशभक्ति पर भी कोई सवाल नहीं है। डेफिनेटली आप एक आईएएस प्रशासनिक अधिकारी हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आपको एक अपराधी, इतने सारे इश्यूज छोड़ के, आपको एक अपराधी की जीवन आपको अट्रैक्ट करता है किताब लिखने के लिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो गलत काम करता है, कहानी उस पर भी लिखना चाहिए, ताकि दूसरे लोग देख सकें कि यदि हम गलत काम करते हैं तो हमें समाज में, एक देश का कानून है, और एक कानून का हम उल्लंघन करें तो हमें सज़ा भी मिलेगी। तो ये किताब बहुत बड़ा मैसेज है कि यदि हम देश के प्रति देशद्रोह करते हैं और गलत काम करते हैं तो हमें एक दिन दंड मिलेगा। तो पूरी किताब, ये भी अच्छी बात है कि बहुत से लोग क्राइम करते हैं लेकिन दंड हम नहीं दिखाते। अगर कोई क्राइम करे उसको भी दिखाया जाए कि अगर गलत काम का परिणाम की। ये किताब एक डॉक्यूमेंट है कि यदि देशद्रोह करोगे, देश के खिलाफ गलत काम करो, ना देश माफ़ करेगा ना कानून माफ़ करेगा। इसलिए बात क्राइम, हर फिल्म के अंदर विलेन मिल जाएगा आपको, गब्बर सिंह शोले के अंदर मिल जाएगा। अब ये कहा जाए कि एक गब्बर सिंह को फिल्म में क्यों लिया जा रहा है, तो कहानी कैसे पूरी होगी? हमेशा किसी भी स्टोरी में विलेन और हीरो दोनों पार्ट होते हैं, और दोनों को दिखाना जरूरी था कि जनता के सामने सही पर्सपेक्टिव में चीज़ें जा सकें। नियाज साहब, अब यहाँ पे सवाल उठता है आपकी प्राथमिकता का, आपकी प्रायोरिटीज। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और आप बहुत प्रतिष्ठित सेवा में हैं, हिंदुस्तान की बहुत प्रतिष्ठित सर्विसेज मानी जाती है आईएएस। उसके बाद आप एक लेखक भी हैं। अब आप जस्टिफाई कैसे करते हैं दोनों चीज़ों को? लेखक होने के नाते आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं, और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति। तो दोनों का संतुलन बना के रखना भी आप ही का काम है। देखिए, संतुलन है, बहुत अच्छा संतुलन है। अगर आप मेरे 20 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो नौकरी का अचीवमेंट है, मुझे लगता है आप भी जानते होंगे, 15-20 साल से आप भी सुनते आ रहे होंगे कि जो अचीवमेंट मेरा नौकरियों के अंदर है, शायद वो बहुत कम लोगों के पास रहा होगा। अगर मैं किताबें लिखता रहता तो शायद अचीवमेंट नहीं मिलता। और खासकर जो गुना के अचीवमेंट आपने देखा, चाहे ओडीएफ का घोटाला हो, चाहे स्मशान घोटाला हो, आदिवासियों की जांच हो, उन सभी राष्ट्रीय स्तर पे चीज़ें गई थी, सारी चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पे गई थी। या फूड सेफ्टी पे जुर्माना करना हो, तो राइटर ठीक हूँ, मैं दिन भर किताब तो लिखता नहीं, मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल में लिखता हूँ, लेकिन काम भी उसी दमदारी के साथ करता हूँ, क्योंकि जिसके लिए मुझे सरकार सैलरी दे रही वहाँ जस्टिफाई हो। कोशिश करता हूँ कि नौकरी में भी मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट रहे, और अभी तक सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट ही रहा है। किताब तो मेरा एक शौक है, लिखता हूँ, और मेरा राइट टू एक्सप्रेशन में मैं ट्वीट करता हूँ, लेकिन दोनों कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। काम हमेशा शुरू से उठा के देख लीजिए, काम का फील्ड जब वैल्यूएशन करेंगे तो आपको नंबर 1 परफॉर्मेंस मिलेगा काम में आपको। क्या आपने अपने कार्य को लेकर काफ़ी अपनी बात रखी, लेकिन अभी अब अगली कंट्रोवर्सी पर चलते हैं। आश्रम फिल्म रिलीज होती है, सुपरहिट होती है, वेब सीरीज है, प्रकाश झा के द्वारा बनाई गई फिल्म है। आप बोलते हैं कि इस पिक्चर का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, जब ये पहला एपिसोड आया तो मैंने देखा नहीं था, वेब सीरीज़ देखता ही नहीं हूँ मैं। तो एक समय कुछ लोगों ने जो मेरी किताब पढ़ी थी, उन्होंने मुझे ज़रूर बताया था कि सर ज़रा देखिए, आपकी कहानी से मिल रही है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया, टाल दिया। जब वेब सीरीज़ का दूसरा फिर आया सेकंड टाइम,
तो फिर मुझे लोगों ने बताया तो मैंने खुद जाके पढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो देखा कि बहुत से सीन मेरे किताब के और उसमें सिमिलरिटीज़ मिली। तो फिर मैंने उस पूरी किताब और पूरे वेब सीरीज़ देखकर हमने कंपैरेटिव स्टडी किया। फिर एक इंडिपेंडेंट स्टडी हमने करवाया तटस्थ व्यक्ति का। इसके अलावा हम फिर तीन लोगों से और हमने स्टडी करवाई, 3 से 4 लोगों ने। तो पूरा हम करीब हमको 4 से 5 माह लगा। तो हमने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया कि हमारे किताब के किस पेज का सीन और वेब सीरीज़ के कौन से नंबर के सीरीज़ में कितने मिनट से कितने सेकंड पर हमारा मैचिंग करा। तो हमने कोर्ट में लगाया है, चूँकि मामला जो जुडिशियल का है और न्यायालय में केस लगा हुआ है, अल्टीमेट डिसाइड होना है। और केस यूं ही नहीं लग जाता जब तक कोई आधार नहीं होगा, आपका केस लगेगा नहीं। हमने बाकायदा विधिवत कोर्ट को सारे दस्तावेज लगाए हैं, सारा हमने डिटेल में प्रूफ दिया है कि जो प्रूफ करती कि एक हमारा कॉपीराइट है। और हमने 2014 में लिखना में किताब थी, शायद 2015 में आई थी, आपका नाम क्या था? अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ माई आश्रम। और हमारी किताब बहुत पहले आ चुकी थी, जबकि इनका वेब सीरीज तो भी 2 साल पहले आया था। और इस प्रकार से हमने कोर्ट को सारे दस्तावेज दिए हैं। अब अल्टीमेटली कॉपीराइट का वायोलेशन हुआ है कि नहीं हुआ, कोर्ट के हाथ में है। फाइनली कोर्ट डिसाइड करेगा कि मेरे को टाइटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो फिर से सवाल यही उठता है ना नियाज साहब की, आप एक अधिकारी हैं, आपको फील्ड में भी रहना है और एक आईएएस अधिकारी को बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, योजनाएं बनानी पड़ती हैं, तो आप वो सब करेंगे? अब आप कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे? देखिए, कोर्ट में मुझे लगता है कि आज तक मेरी पेशी एक बार भी नहीं हुई है। केस तो वकील ही जाता है और मेरा पब्लिशर ही फ्रंट पे है, केस जो लड़ रहा है वो पब्लिशर लीड कर रहा है। मैं तो चूँकि राइटर तो मैं उससे पार्टी हूँ, लेकिन मेरा पब्लिशर, मैं आज तक तो कोर्ट नहीं गया, सब वकील ही कर रहा है। मेरे को जो किताब मेरी है न्यायालय वो चली गई है। भविष्य में कभी कोर्ट यदि मुझे बुलाता है एज अ विटनेस तो निश्चित रूप से जाऊंगा। इसलिए केस लगाने का मतलब नहीं कि मैं रोज कोर्ट में खड़ा रहता हूँ। आज तक इस केस में कोर्ट गया भी नहीं हूँ। बदली कंट्रोवर्सी पर चलते हैं। आपने बोला था कि नॉर्थ इराक में जो लोग रहते हैं यजीदी, वो हिंदू हैं, तो अब ये इस बात को करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, आवश्यकता इसलिए भी है कि हम भारतीयों को पता नहीं कि एक यजीदी कौम रहती है। एक पर्टिकुलर एरिया नॉर्थ इराक का है, टर्की बॉर्डर पे, जहाँ पर ये रह रहे हैं। मुश्किल से 6-7-8 लाख की आबादी है। तो इनकी जो पूजा पद्धति की मुझे पहले पता नहीं था। जब मैं लिखना शुरू किया, अध्ययन शुरू किया यजीदियों पे, तो ये पाया कि कई हज़ारों साल से अग्नि पूजा करना, जो ताउस मलिक उनका होता है, जो मयूर, जो हमारे यहाँ भी देवताओं के व्रत के हम ये करते हैं। इसके अलावा उनका जो मुख्य मंदिर है वहाँ का, उस पर नाग का ही फोटो बना हुआ है। मंदिर की बनावट हिंदुओं जैसी है, अग्नि पूजा करते हैं वो। इस प्रकार से ऐसी बहुत से करीब 14 परंपराएं मैंने ऐसी पाई हैं जो हिंदू धर्म से सिमिलरिटीज़ हैं। तो आश्चर्य मुझे हुआ कि अरब जो है एक इस्लामी देश है और सारी कंट्रीज इस्लामी देश हैं, लेकिन वहाँ पे ये मुट्ठी भर लोग कैसे वहाँ पे हैं। तो बड़ा एक मुझे आश्चर्य हुआ। तो मैं जब इंटर करके अंदर देखा तो मुझे लगा कि ये कम्युनिटी जो भारतीयों को पता नहीं है कि एक यजीदी कौम रह रही जो हमसे काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ है। तो उस सब्जेक्ट मैंने लिखा बी रेडी टू डाई। तो ये तो एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, आप नेट पर ही जाकर देख सकते हैं। उनकी परंपराएं एक झलक में आप पढ़ सकते हैं नेट पर जा कर के कि उनकी सिमिलरिटीज़ है। और 2-2.5 साल पहले इंडियन से कनेक्शन भी उनका रहा है। वो भारत आया करते थे यजीदीज़, बाद में इनका कनेक्शन बंद हो गया है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि अरब के अंदर भी एक ज़माने में इस्लाम आने के पहले एक बड़ा सेंटर रहा, भारतीय परंपराएं वहाँ पे रही हों। तो निश्चित रूप से जब कई लोगों ने देखा भारत के अंदर, बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक यजीदी कम्युनिटी है, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था पहले। तो एक चीज़ मैं देशवासियों के सामने लेके आया, तो लोगों ने पढ़ा भी है, देखा, समझा भी, नेट पे सर्च किया, तो ये तो सिद्ध हो रही है कि डॉक्यूमेंटेड है सारी चीज़ें। तो आपकी जो किताब है बी रेडी टू डाई, उसमें आपने ये चीज़ का वर्णन किया था। तो आपकी हर किताब के साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्यों जुड़ जाती है साहब? देखिए, क्या है, कंट्रोवर्सी तो कोई डेलिबरेटली मैं नहीं करता हूँ। एक 7 किताब मैं लिख चुका हूँ और साथ में शायद 2-3 किताबें तो पब्लिक में चर्चा भी नहीं होगी। पे आपने जो किताब देखिए, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कन्फेशंस एट ब्लैक ग्रेव लिखी थी मैंने, 2012 में लॉन्च हुई थी मेरी। इसके अलावा मेरी डेस्टिनी इन ड्रग्स आई थी। 2-3 किताबें तो मेरी कहीं चर्चाओं में नहीं आई थी जो हैं मार्केट में। सबसे अधिक अबू सलेम को के लाइफ पर इंस्पायर्ड जो बुक थी लव डिमांड्स ब्लड, और दूसरी अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ आश्रम, और तीसरी थी ट्रिपल तलाक किताब थी मेरी एक। और ये थी ये, और बी रेड के कम चर्चाओं में थी, लेकिन लव डिमांड्स ब्लड, अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ माई आश्रम और तलाक ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं। तो ये भी कहना ठीक नहीं, सारी किताबें मेरी कंट्रोवर्सी पे रहती हैं। 3 किताबें जरूर कंट्रोवर्सी में रही हैं, और इसलिए भी रही कि उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रथम दृष्टया सोचने पे लगता है कि एक ब्यूरोक्रेट को ये सब्जेक्ट पे नहीं लिखना चाहिए। लेकिन कहानी तो हर जगह बनती, जहाँ राइटर को सब्जेक्ट मिलता है वहाँ पे लिखता है। और अच्छी कहानी है, लोगों ने पढ़ा है, अप्रिशिएट भी किया है। कहानी अच्छी नहीं होती तो फीडबैक नहीं मिलता मुझे।
कहानी अच्छी थी, लिखा है, लेकिन अब ठीक है, लोग उसको कंट्रोवर्सी में ले लेते हैं, तो हर किसी को अधिकार है बोलने का सब्जेक्ट पे। ट्रिपल तलाक जो आपकी किताब है, उसमें आप ट्रिपल तलाक के समर्थन में थे या उसके खिलाफ थे? देखिए, ट्रिपल तलाक के मैं सख्त खिलाफ, मेरा मतलब ये कि ये परंपरा, जो ट्रेडिशन है, इस ट्रिपल तलाक का मेरा आधार ये लिखने का था कि मैंने अपने आंखों से देखा था कि जिसको तलाक दिया जाता है, जिस महिला को बच्चों को लेकर चली जाती है, बच्चे तक को छोड़ दिया जाता है, सारे बच्चे सड़क पे बेचारे जाते हैं, और एक तरह से एक माँ की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है, साथ में बच्चे बर्बाद होते हैं। तो जिस समय आपका ये कानून पास नहीं हुआ था, ये किताब तो मैंने 2010 में लिखना, 2009 में लिखना शुरू किया था मैंने। पहले इसका नाम था ओशन ऑफ ब्लिस के नाम से थी, लेकिन कुछ दिन बाद ये ट्रिपल तलाक के नाम से किताब आई थी। तो ये सब्जेक्ट 10 साल पुराना है। आज भी स्टैंड करता हूँ कि ट्रिपल तलाक से कहीं ना कहीं मुसलमान महिलाओं के अंदर एक आस्था पैदा हुई है कि यदि हमारे साथ कोई अन्याय होता, 3 बार हमको तलाक देता है, हम कहीं जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली मानवता के खिलाफ ही है कि किसी महिला को 3 बार शब्द दिया हमने और उसको पूरी तरह से बेचारी वो फड़क पे आ जाती है। तो इससे सख्त खिलाफ रहा हूँ, और सख्त खिलाफ होने के कारण तो मैंने ये किताब लिखी है। चलिए, हमने आपकी बात मान ली कि आप नहीं चाहते हैं कि किसी महिला पे किसी भी किस्म का अत्याचार हो, इसलिए आपने ये किताब लिखी। फिर आपने हिजाब का समर्थन क्यों किया? देखिए, जिस समय एक लोग पॉलिटिकल कई चीज़ें ये होती है कि पूरे इंडिया में हो रहा है हिजाब, सब जगह वर्ल्ड में पहन रहे हैं, पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर ही क्यों अभियान चल रहा है हिजाब हटाने का। तो मेरा मानना यह था कि भाई सरकार कह रही है कि रोज़ आप मास्क बांधो, हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम भी पहनते थे, सबऑर्डिनेट बोलते थे भाई आप ही मास्क लगाओ। अगर हम कोरोना का दौर उस समय चल रहा था, अगर हम अपने मुंह को ढक लेते, डिफरेंट डस्ट भी नहीं जाएगा हमारे अंदर, कोरोना से भी सेफ्टी होगी, तो कौन सी बुरी बात है। हर व्यक्ति ही हिजाब में कवर हो गया, पूरी दुनिया ही हिजाब में आ गई थी। उसको हिजाब कह ले या चेहरा कवर करना कह ले, तो मैंने उस एंगल से कहा था कि एटलीस्ट हिजाब भी यदि हम चेहरा ढक लेते हैं अपना, तो डस्ट पोल्यूशन से तो हम बचेंगे, कोरोना से भी सेफ्टी होगी, इसलिए मेरा वो उद्देश्य था करने का। पर यदि किसी को फोर्सफुल पहनाया जाता है, कोई नहीं चाहता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर यदि किसी स्वेच्छा से कोई अपना पहन रहा है कपड़ा, तो पूरी दुनिया को अपना ढंग से पहनने ओढ़ने का सबको अधिकार होना चाहिए। पर यदि कोई फोर्सफुली इसको नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सब सवाल तो यही उठता है ना कि आपने कहा कि किसी मुस्लिम महिला पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, 3 तलाक गलत है, फिर कोरोना आता है, कोविड आता है, तो उसके लिए मास्क है बाजार में, और आप कह रहे हैं कि हिजाब पहन ले, तो विरोधाभास रहता है आपके बयान में। मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ। नहीं, कदापि नहीं। मैंने तो एक्सपेक्टली जिस समय, ये आपको याद होगा जब मैंने किया था, उस समय कोरोना का दौर चल रहा था, तो मैंने लिखा भी उसके अंदर कि डस्ट और कोरोना से बचाया, केवल इस रूप में उसको लिया जाए मेरे ट्वीट को, कि जब इतना विवाद चला तो मैंने कहा ठीक है भाई, कम कम आप इसको पहनो तो कम कम आप बचे रहोगे, कोरोना से बचा रहेगा, जब आप बचे रहोगे देश बचा रहेगा कोरोना से। इसलिए कोई विरोधाभास नहीं आपको लग ऐसा रहा है। वो मेरा पूरा जो ट्वीट है कोरोना को लेके ही, एक पर्टिकुलर सिचुएशन था करने का, और कोरोना को लेके मैंने दिया था, और कोई मेरा उसका राजनीतिक मतलब नहीं था या चीज़ों को लेकर के। ठीक है, ये बात हम आपकी मान लेते, क्योंकि आप बहुत हंसते हुए भी इसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने किसी चुटकीले अंदाज में कहा हो और वो चीज़ इस तरीके से बाहर आई। अब अगला सवाल मेरा ये, जब हम इस्लाम की बात कर ही रहे हैं, तो फिर आपने ये को कहा था कि खान सरनेम मेरे पीछे भूत की तरह चिपक गया है। देखिए, मैं तो इससे सहमत, आज भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली करीब 22-23 साल 24 साल नौकरियों में हो गए हैं, कई जगह हम लोग रहे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बोल नहीं सकते चीज़ों को, ना तो नाम ले सकते मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन यदि मुझे किसी चीज़ का दर्द है, या पर्टिकुलर यदि मेरे नाम के कारण कई बार अगर ऐसा हुआ है कि जहाँ मुझे एहसास हुआ या एहसास कराया गया, तो निश्चित रूप से कि एक मेरा अंदर का जो एक डिस्ट्रेस था वो वेंट आउट हुआ, और उसको मैंने एक्सप्रेस किया। लेकिन उसके मतलब कि मैं नाम बदल लूँगा, एक मेरा सिंबॉलिक ट्वीट था कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि नाम के कारण किसी को टारगेट किया जाए। सब भारत के नागरिक हैं, सबको बराबर अधिकार है। पर्टिकुलर कहीं भी आप बैठे तो केवल आपके नाम के कारण आपको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तो नाम बदलने का एक सिंबॉलिक, या मैं चूँकि राइटर हूँ, मैं एक लिटरेरी मेरा एटीट्यूड रहता है, मेरे बहुत से ट्वीट उसमें लिटरेरी एंगल से किए जाते हैं, और जो लोग उसको यथार्थ उसी रूप में ले लेते हैं। नियाज साहब, इसी नाम से आप एक IAS अफसर बने इसी देश में, और APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, तो खान नाम भूत की तरह चिपक गया। आपको लगता नहीं कि कोई गैर जिम्मेदाराना बयान है? और मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपने वो माय नेम इज खान फिल्म देख ली और एकदम से आपके दिमाग में आ गया हो? नहीं, फारूक की फिल्म से मुझे लेना देना नहीं, मेरा तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जिनके साथ मैंने काम किया, बहुत से अधिकारी खुद का नाम नहीं लेंगे, तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे हाँ कि नहीं यार, कि पर्टिकुलर नाम होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम इसको हुई है, तो ये तो है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ कि मुझे दिक्कत हुई है। लेकिन इसका मतलब
मतलब नहीं कि मैं सब पे आरोप लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक माइनॉरिटी से हूँ, किसी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी प्रॉब्लम सब जगह है। हमारे भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उसका शिकार रहते हैं, तो है। मैं माइनॉरिटी से हूँ तो एक फीलिंग तो रहती लोगों के अंदर, तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने उसको एक्सप्रेस किया है अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन कदापि नहीं कि बहुत इंडिया के लोग अच्छे नहीं। आज ब्राह्मण द ग्रेट में जिस प्रकार से वन साइडेड सपोर्ट हिंदू भाइयों से मुझे मिल रहा है आंख मूंद कर, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि कितना बड़ा दिल है। भले ही मैं एक माइनॉरिटी से हूँ, लेकिन मेरी किताब को जो सम्मान दिया जा रहा है, जिस प्रकार से लोग मुझे चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे सबके प्रति प्रेम भी है। मैं किसी के प्रति कोई बायस्ड नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे साथ एक्सपीरियंस किया था मैंने उसको एक्सप्रेस किया था। नियाज साहब, अब सवाल ये भी उठता है कि आप एक आईएएस अफसर बने, आपने कंपटीशन एग्जाम निकाला, वहां आपके सरनेम को लेकर या आपके धर्म को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, आप जन सेवक है, आपको हिंदू भाइयों से प्यार भी मिलता है, फिर जब आप ये बात कहते हैं कि ये नाम भूत की तरह चिपक गया, तो हिंदू भाई को, मुस्लिम भाई को, किसी को भी क्यों अच्छा लगेगा? देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो मेरे ट्वीट से कोई भी देखे उसके अंदर एक लिटरेरी आपको मिलेगा कि एज अ राइटर, जो एक साहित्य फिक्शन लिखता हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, मेरे भाषा के अंदर एक मैसेज भी मैं देने की कोशिश करता हूँ, इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट ना दे पाऊँ इनडायरेक्टली दे दूँ। इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फोकस की आवश्यकता नहीं उस चीज़ पे। और मेरे साथ जो हुआ भी है, तो मैं किसी के प्रति में कोई बायस, जो हुआ सो हुआ। हम सब भाई, हम आगे बढ़ते रहेंगे, और भविष्य में भी यदि होता है तब भी मैं आगे बढ़ते रहूँगा, तब भी मैं हिंदू भाइयों से प्रेम करते रहूँगा। अगर होता है तो होता रहे, ठीक है। सारी दुनिया में हो रहा है, हमारे भारतीय भी आज अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, बेचारे रोज़ उनके साथ हो रहा है, वो भी झेल रहे हैं। अगर जिस देश में जो मेजॉरिटी में रहेगा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हाँ, मैं माइनॉरिटी में हूँ तो मेरे साथ भी होंगी, लेकिन ठीक है, सब चीज़ चलता रहता है। तो दुनिया की बताते नहीं ना नियाज साहब, आप सीधा सीधा बोल देते हैं। कोई घटना तो बताइए, क्या हुआ है? देखिए, मैं बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट सिस्टम में काम किया है मैंने, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम पब्लिक मंच पर रिवील नहीं कर सकते हैं, केवल एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई मुझे कष्ट हुआ है। मुझे लगता है इसको बताना ज़रूरी भी नहीं है कि क्या हुआ है, सिंपली मेरा है। और दूसरी चीज़, यदि मैं बता भी दिया तो शायद कोई मेरा सोल्यूशन भी नहीं कर पाता, ना तो किसी के पास उसकी रेमेडीज़ थी कि जो मेरे साथ हुआ कोई उसका मेरा उपचार कर दे आकर के। इसलिए जो सो हुआ सो एक इतिहास बन गया है, वो जो कहना था मैंने कह दिया। अधिकारी बोलेगा कि आपके समस्या का समाधान नहीं है, तो आप कैसे जनता की समस्या का समाधान करेंगे? नहीं, कदापि। ये तो समाधान करने ही बैठे ना जी। अगर सिस्टम में बैठा, ऐसा नहीं कि जो सिस्टम में समाधान कर रहा प्रॉब्लम उसके ऊपर नहीं आ सकती, उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको भी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये कहना कि जो सिस्टम बैठा समाधान के लिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ही क्या, आप चले जाइए, ढेर सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी मिल जाएंगे जो मीडिया के लाइन में आते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं बेचारे। नियाज साहब, आईक्यू लेवल किसी का जो नापते हैं, वो कौन लोग होते हैं जिनको आईक्यू नापने वाले लोग? आपको पता है वो कौन लोग हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं, बेसिकली मैं आपको 3 उदाहरण बताऊंगा सारे दुनिया के, और आप क्लियर हो जाएगा। दुनिया में 3 कम्युनिटी ऐसी हैं, खासकर ब्राह्मण की बात, इंटरनेशनली हम एक देश की सीमा तक रहे हैं, पर जब यहूदियों की बात आती है तो इतिहास भी मैंने पढ़ा है, कुरान पे किताब के लिए मैं लिख रहा हूँ, एक इस्लाम पे किताब लिख रहा हूँ मैं, तो ये पाया कि जिस समय इस्लाम आया 600 समथिंग में, उस समय भी यहूदी सुपर जीनियस थे और ज़बरदस्त अचीवमेंट उनका रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट यहूदी ही रहे हैं, और जब आप किसी भी फील्ड में साइंस में जाते हैं तो वहाँ पे ज्यूज़ या यहूदी जिनको कहते हैं, उनकी सारे आविष्कारों में लंबा लाइन है। मतलब उनका पूरी वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा, हम भी एक्सेप्ट करते, भारत भी एक्सेप्ट करता है कि सुपर इंटेलिजेंट कौम यहूदी होती है, जो दुनिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। फिर जब हम श्वेत की बात करते हैं तो आज इसी कमरे में हम बैठे हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे सब श्वेत ने आविष्कार की, एक एक चीज़ की है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि हमने क्या आविष्कार किया है, तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पाएगा कि मॉडर्न चीज़ में 100% श्वेतों की दी हुई है। तो 2 चीज़ तो स्पष्ट है कि आईक्यू किसका है, पूरी दुनिया में जितना भी आज हम देख रहे हैं चारों तरफ, वो सब श्वेतों ने और यहूदियों ने हमको दी है। इस पर कोई बहस का आधार ना कोई तर्क का है। मेरा मानना है कि भारत के अंदर भी एक कम्युनिटी रही जिसको कहते हैं ब्राह्मण। इनके पास वेदास रहे हैं, वेदास के अंदर आप 2000-2500 साल पहले वो चीज़ें लिखी हुई हैं, पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है, धरती की रक्षा की बात की गई है, मानव कल्याण की बात की गई है। उनके जितने भी देवी देवता हैं, श्लोक क्या है, ऋषि मुनियों के द्वारा ये पढ़े गए श्लोक से जो उनको इन्वोक कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं देवताओं का। तो मेरा ये मानना था कि एक ऐसी कम्युनिटी रही है जिन्होंने भारतीय समाज में एक सोशल स्ट्रक्चर खड़ा किया, एक समाज स्थापित किया, समाज में कार्यविभाजन किया, और 3000 साल तक अनवरत तक ये जो ब्राह्मण कम्युनिटी है लगातार सहयोग करती रही। चाणक्य ने तो इतिहास ही बदल दिया। मुझे लगता है धरती पर चाणक्य जैसा महान ब्राह्मण
धरती पे शायद ही दोबारा जन्म ले। और जब हम इनका अचीवमेंट देखना शुरू करते हैं तो हजारों नाम ऐसे होंगे ब्राह्मणों के कि जो पूरे हिंदुस्तान पे छाए हुए थे, और जब जब आवश्यकता पड़ी इन्होंने तलवारें भी उठाई हैं, आवश्यकता पड़ी साहस तो उठाया ही, और ज्ञान का महान संचार किया। और इतना नहीं, भारतीय कल्चर को लेकर बड़े बड़े लोगों ने भ्रमण किया भारत के अंदर, सबने विदेशों में तारीफ की कि जो भारतीय संस्कृति है महान संस्कृति है, जो उनके महान वेद हैं। तो डेफिनेटली देखिए जो बेस्ट रहेगा या जो अच्छा रहेगा। अब मैं आईक्यू ब्राह्मण का ज़्यादा का मतलब नहीं कि मैं दूसरी कौम को मैं नीचा दिखा रहा हूँ, मैं कदापि नहीं कह रहा हूँ। जब यहूदियों में तारीफ करता हूँ इसका मतलब नहीं कि अरब वाले की मैं बुराई कर रहा हूँ। इसी प्रकार से जब मैं श्वेत की बात करता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि दुनिया में करीब 6 अरब अश्वेत हैं, 6.5 अरब अश्वेत हैं। तो जब मैं श्वेत की तारीफ कह रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं 6.5 अरब अश्वेतों की आलोचना कर रहा हूँ। जब मैं ब्राह्मणों की तारीफ कर रहा हूँ तो 5 से 7% आबादी, करीब 6 से 7-8 करोड़ ब्राह्मण हैं भारत में। इसका मतलब नहीं कि जो 140 करोड़ आबादी मैं बाकी का अपमान कर रहा हूँ, कदापि नहीं कर रहा हूँ। अपमान नहीं नियाज साहब, लेकिन आप उसमें बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों का आईक्यू सबसे तेज है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ब्राह्मण समाज जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और हम सब पहले भारतीय हैं, आईक्यू किसी का भी तेज हो सकता है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। जब आप कंपैरिजन करते हैं कि ब्राह्मणों का सबसे तेज है, तब आप किसी और कम्युनिटी का अपमान कर रहे होते हैं। नहीं, मैं कदापि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं किताब लिखना शुरू कर दूँ तो दूसरी भी कम्युनिटीज़ उन पे भी किताब मेरी आ जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा अचीवमेंट आप इतिहास में देखें उठाकर, भारतीय स्ट्रक्चर क्या है उठाकर देख लें, अब शास्त्र में ले लें, इनके ट्रेडिशन में ले लें, परंपराओं में ले लें, जहाँ में हर जगह आपको ब्राह्मण ही खड़े मिलेंगे। ऐसा क्यों है कि 3000 साल तक जहाँ हाथ रखते वहाँ ब्राह्मण ही क्यों खड़ा हुआ है? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आईक्यू एक मेंसा इंटरनेशनल संस्था है जो आईक्यू लेवल चेक करती है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आप आईक्यू की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको बोलना चाहिए कि बुद्धिजीवी वर्ग है, ये बौद्धिक लोग हैं, इनके पास संस्कृति है, विरासत है। जब आप एक टेक्निकल शब्द लाते हैं आईक्यू, नहीं, मेरा तो मानना है कि अगर मैंने मुद्दा उठा दिया किताब ब्राह्मण द ग्रेट, तो मुझे लगता है कि आईक्यू लेवल टेस्ट करा भी लेना चाहिए और उस पर टेस्ट भी कर लेना चाहिए। मेरा तो 100% उम्मीद है कि जब आप उसका टेस्ट कराएंगे तो रिजल्ट मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही आना चाहिए। नहीं, हमारे को भी उम्मीद है कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, बट आईक्यू चेक करना आपका काम नहीं ना नियाज साहब, बात ही हो रही है। देखिए, नहीं, आईक्यू सर्टिफिकेट आप नहीं मैं बताऊं कि ब्राह्मण द ग्रेट ठीक है लिखा है, और ब्राह्मण द ग्रेट के अंदर कहीं कहीं वर्ड ये आया होगा। मोटा मोटा तात्पर्य यही है कि उन्होंने अपने अगर साफ लिखा है कि ब्राह्मणों का आईक्यू सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल लिखा है, क्योंकि सबसे बड़ा अचीवमेंट भारत में ब्राह्मणों का ही रहा है। सब कुछ तो है, 3000 में देख लो उठा करके, जहाँ कहाँ कह दे कि ब्राह्मण के क्या नहीं है। आज आप देखिए जीवन से लेकर मृत्यु तक जब भी जाते हैं, शायद बिना ब्राह्मण के आप नहीं रह पाएंगे, आपको ब्राह्मण का सहारा लेना ही पड़ेगा ज़िंदगी में। हमारे धर्म शास्त्र आप अलग नहीं हो सकते। ब्राह्मण को कोई ये कह दे नहीं मैं बिना ब्राह्मण के मैं समाज को चला लूँगा या मेरी सारी गतिविधियाँ हो जाएंगी, संभव नहीं है। और उसको इस रूप में मत लें, कोई मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैंने साइंस पढ़ा भी नहीं है। लेकिन आईक्यू से मोटा मोटा मेरा अर्थ यही है कि यदि बहुत ज़्यादा ब्रेन शार्प है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक लॉजिकल क्षमता है, आप बहुत अच्छा थिंको एनालिसिस कर सकते हैं, आप कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के आधार पर चिंतन कर सकते हैं और बेहतर ढंग से ब्रेन का उपयोग करके आप चीज़ों को पा सकते हैं, तो मेरा तात्पर्य आईक्यू से वो है। अदरवाइज़ मैं तो आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई इसका साइंटिस्ट भी नहीं हूँ। मैं समझ गया। बस अंतिम आप ये बता दीजिए आपकी किताब कब जनता को पढ़ने को मिलेगी? देखिए, अभी जो रिस्पांस, हालांकि मेरी ये 8वीं किताब है ब्राह्मण द ग्रेट, और हमने सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया पे इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। मुझे लग रहा था सब्जेक्ट चूँकि डिफरेंट है और बीइंग अ मुस्लिम, मुझे लग रहा था डेफिनेटली थोड़ा सब्जेक्ट डिफरेंट है, शायद लोग इसको एक्सेप्ट ना करें। तो लेकिन जो भी फीडबैक या मीडिया पे आ रहा है, या जिस प्रकार से हिंदू भाइयों केवल ब्राह्मण का नहीं बाकी लोगों का भी एक अच्छा सपोर्ट और सम्मान जो मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है लोगों ने खुलकर इस किताब को हालांकि कंटेंट तो रिलीज़ नहीं हुआ है, अभी किताब नहीं है, लेकिन इसके विषय वस्तु पे एक मुझे है। लेकिन किताब तो हमारी मुंबई में प्रिंट कंप्लीट होकर रखी है, हम उसको तो अंग्रेजी आज भी ला सकते थे। आपने मोहन भागवत से टाइम मांगा है पब्लिश करने के लिए? नहीं, देखिए सब ये कहीं मैंने अभी किसी का टाइम ही फिक्स नहीं किया, ना तो किसी को इन्वाइट किया है, और किसी को बुलाने के पहले किताब भेजनी पड़ती है, किताब का अध्ययन होता है। तो अभी तो किताब, लेकिन चूंकि जो अभी हमारी 15 दिन के अंदर आने वाली थी वो डेट बढ़ गई है, क्योंकि हमने इसका हिंदी मांग डिमांड को देखते हुए हिंदी अनुवाद हो रहा है। तो मुझे लगता है 2 से 2.5 माह बाद हिंदी और एक साथ दोनों किताबें। ये जरूर बता दूं कि पहली लॉन्चिंग हमारी काशी से होने जा रही है, धार्मिक नगरी से होने जा रही है। जो हिंदी अंग्रेजी किताब, अब दोनों किताबें रीडर्स को एक साथ अवेलेबल होंगी। पढ़ने को मिल जाएंगी। 2 नहीं, कम से कम आप 2 से 2.5 माह मान लीजिए
लेकिन हाँ, ये ज़रूर जो लोग बहुत बेसब्री से अंग्रेजी रीडर इंतज़ार कर रहे थे, तो उनसे मैं क्षमा भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जल्द हम लेके आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अब दूसरे रीडर को देखते हुए डिले करना पड़ रहा है प्रोजेक्ट उनके लिए। लेकिन जब भी आएगी तो अब एक साथ मायूसी नहीं होगी हिंदी रीडर को, कि कम से कम दोनों को एक साथ अवेलेबल हो पाएगा। नियाज साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने वीआईपी राजनीति के आज पहले कार्यक्रम में अपनी किताब ब्राह्मण द ग्रेट पर बहुत सारी राय रखी, बेबाकी से आपने मेरे सवालों का भी जवाब दिया। किसी भी सवाल में आप दाएं बाएं नहीं हुए। मैं आपकी इस बात की प्रशंसा करना चाहूंगा, कई जगह आप मुस्कुराए भी, कई जगह आपने चुटकियां भी ली, लेकिन आप अपना पक्ष खुलकर जनता के सामने रखते रहे। मुझे नहीं पता है कि इस किताब के बाद क्या समाज में मैसेज जाएगा, लोग इसको किस तरीके से लेंगे, लेकिन एक बात है कि इस किताब के कुछ राजनीतिक मायने तो निकाले जा ही सकते हैं। भले ही नियाज साहब किसी राजनीतिक पार्टी से ना हो, लेकिन ये किताब चर्चा का विषय बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। धन्यवाद।